सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट पेपर 1। आपके पास समय है कम और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस मॉक टेस्ट पेपर में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ अच्छा है, कुछ नया है, साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कुछ मिस्टेक है या तो आंसर की में या क्वेश्चन के अंदर, वो भी आइडेंटिफाई करके आपको फटाफट बता दूंगा। सो अगर आपको अभी तक टाइम नहीं मिला है एमटीपी करने का, डोंट वरी बेटा, इस वीडियो को बस आप देख लेना। आपका एमटीपी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो कवर हो जाएगा एंड यू विल नॉट हैव दैट रिग्रेट कि मैं पेपर में जाने से पहले एमटीपी नहीं कर पाया। ठीक है जी, तो आइए फटाफट शुरू करेंगे विदाउट एनी डिले। सीए फाउंडेशन सितंबर 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स एलआर स्टैट्स एमटीपी 1 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ओनली। और जैसा कि यहाँ लिखा है प्लस पीडीएफ, मतलब यहाँ पर जो भी मैंने सॉल्यूशन किया है अपने हैंड रिटन फॉर्मेट में पूरा, वो पूरा का पूरा पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो और वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रणव में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैंने उसकी पीडीएफ की लिंक डाली हुई है। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नोटिंग कर दी दोस्त कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं हमारे, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको क्विकली गो थ्रू करवाऊंगा और इसके साथ साथ ये वो एमसीक्यूज हैं जिनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हैं। ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट है, बट कुछ मिस्टेक्स हैं। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चों को ऐसा लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, बल्कि रीजंस कुछ और भी होते हैं कि शायद आंसर की में गलत आंसर टिक है या फिर क्वेश्चन के अंदर कुछ एरर है, इस वजह से भी हमारे आंसर्स कई बार मैच नहीं करते। ठीक है, तो आओ भाई, सबसे पहले शुरू करता हूँ विद क्वेश्चन नंबर 1। ये लीजिए, अच्छा सवाल था, कुछ नया आया था। द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 8/3 एंड 16/5। तो समझ नहीं आया सर, वो पूछना क्या चाहता है। ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब तो होता है कि दोनों टर्म्स का क्यूब कर दो। जैसे ए अपॉन बी का ट्रिप्लिकेट रेशियो होता है ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। हाँ, तो यहाँ पर हमारे रेशियो की पहली टर्म है 8/3 और दूसरी टर्म है 16/5। अच्छा, बेसिकली सर फ्रैक्शंस में हमारे दोनों टर्म्स है, यस। तो रेशियो का रेशियो है 8/3 का रेशियो हो रहा है 16/5 से, और दोनों का ट्रिप्लिकेट निकालना है तो दोनों को क्यूब कर दो। तो मैंने क्या किया, 8/3 का भी क्यूब कर दिया और 16/5 का भी क्यूब कर दिया। अब सुनो, 8/3 का क्यूब 16/5 का क्यूब, पूरे में ओवरऑल क्यूब लग सकता है। हाँ, और जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो जो डिनोमिनेटर वाला प्रोपोर्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। तो 8/3 जो 16/5 डिवाइड में आ रहा था वो मल्टीप्लाई में आ गया 5/16 और होल पावर लग गया 3। यहीं पर इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि सर ये 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, तो बचेगा 5 और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 6, तो ये बन गया 5/6 का क्यूब, विच इज इन द ऑप्शन डी। ऑलराइट, चलिए सर। क्वेश्चन 2 जो है, एज सच कोई बहुत स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें ना थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब दिया हुआ है। मतलब जैसे उसने लिख दिया 2/5 ए 3/7 बी। कहना क्या चाहते हो आप? क्या आप ये कहना चाहते हो कि 2/5 ए है, ऐसा कहना चाहते हो, और 3/7 बी बराबर है, ऐसा कहना चाहते हो? अगर हाँ, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी अपॉन ए निकाल देंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लिखना चाहते थे 2/5 इंटू ए इज इक्वल टू 3/7 इंटू बी। उस केस में तो फिर ए और बी तुम्हारे न्यूमिनेटर में आ जाएंगे। तो एक्चुअल में उनका इंटेंट यहाँ पर यही है। ये गलत है बेटा, मैंने जानबूझ के लिखा सो दैट कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे तो उनको भी रेफरेंस मिल जाए। पर एक्चुअली में ना, वो थोड़ी सी बोल सकते हैं टाइपिंग का एरर है कि उनको फ्रैक्शन को सही फॉर्मेट में लिखना चाहिए। आइडियली द क्वेश्चन इज 2/5 इंटू ए एंड 3/7 इंटू बी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a से तो बन जाएगा 14a, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3b से तो बन जाएगा 15b। और आपने निकालना है b अपॉन ए, तो फिर आप ये a को b से डिवाइड कर दो तो 15 जो है वो 14 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 14/15। सो 14/15 हमारा ऑप्शन बी। आई होप आप मेरी बात समझ पाए कि एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है मैं यहाँ पर जो आपको समझाना चाहता था कि जो क्वेश्चन प्रेजेंटेड है उसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी। ठीक है, क्वेश्चन 3 सिंपल है, मैं करने की जरूरत नहीं है उसको। क्वेश्चन नंबर 4 में आता हूँ। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 3x+² को इंसिडेंट। बेटा बता दूं मैं, जब भी को इंसिडेंट लिखा होता है इसका मतलब होता है कि तुम्हारे रूट्स इक्वल हैं। क्या है बेटा? तुम्हारे इक्वल रूट्स हैं, बराबर है। तो अगर हमारे रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, बराबर है। तो मैंने इसके अंदर b² - 4ac 0 रखा। अब आपको b मिलेगा 3k, a मिलेगा 9 और c मिलेगा k, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट करने के बाद ये 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सॉल्व किया तो आ रहा है 9k इंटू के माइनस 4 0। मतलब एक पॉसिबल वैल्यू है k की 0 और दूसरी पॉसिबल वैल्यू है k की 4। बट सर हमारे पास ऑप्शन में 0,4 तो गिवन ही नहीं है, तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, जस्ट टू टिक ऑप्शन 4। मतलब
ऑप्शन सी को ही टिक कर पाऊंगा ना, और मेरे पास क्या चॉइस है, क्योंकि या तो जीरो या तो फोर। अब जीरो वाला ऑप्शन नहीं तो फोर वाला है, हालांकि +4 और -4 आ नहीं रहा है, बट नन ऑफ दीज भी तो ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए वी हैव टू टिक +-4। तो कुछ ना कुछ एरर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर होगा, बट विद द गिवन अवेलेबल डेटा द बेस्ट थिंग इज टू टिक ऑप्शन सी। फिर चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये देखिए 5 तो ईजी है, करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलता हूँ मैं। तो log ऑफ पी स्क्वायर अपॉन क्यू आर। अच्छा 5 में हमने बेसिकली क्या किया है, ऑप्शन से ट्राई कर लिया, 1 3 और 5 दिया, एक्स की जगह डाल के देखो, जो तीन ऑप्शन हमारे मैच कर जाए तो ऑप्शन ए से हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था। log ऑफ पी स्क्वायर अपॉन क्यू आर, log ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर, log ऑफ आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू। हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसके अंदर log m प्लस log n हो जाता है, log m इंटू n। मतलब ये भी प्लस में है लॉग टर्म्स, तो इनके अंदर की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यस, तो ये और ये, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, क्रॉस किया, तो बच गया log ऑफ 1, और फाइनल आंसर आ रहा है log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ता हूँ सर। 7 तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ी नई पैटर्न आई थी बट ईजी था। 2 की पावर x, 3 की पावर y, 5 की पावर z 720 के बराबर है, तो x y z की वैल्यू। अरे बड़ा सिंपल है भाई, ऑप्शन से x y z की वैल्यू पुट करके देखो। जैसे मेरे पास ऑप्शन ए दिया है 4 2 1, तो मैंने कैलकुलेटर में क्या करके देखा भाई, 2 का पावर 4 रख के देखता हूँ 8 मल्टीप्लाई, 3 का पावर 2 रख के देखता हूँ 9, 5 का पावर 1 रख के देखता हूँ 5, तीनों को मल्टीप्लाई किया सर, तो 2 का पावर 4 होता है 16, 3 का पावर 2 होता है 9, और 5 का पावर 1 होता है 5। 16 इंटू 9 इंटू 5 सर 720 आ रहा है। समझ में आ गया, ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 9, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। उनके पास 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है जिसके 3 टुकड़े बनाने वाले हैं। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट। व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट। इस तरीके के सवाल आए ना भाई, तो जो सबसे छोटी चीज़ है उसको x मान लो। तो शॉर्टेस्ट साइड को मैंने x मान लिया, इससे मुझे पता चल गया कि मेरी जो सेकंड वाली साइड है जो शॉर्टेस्ट से 3 ज़्यादा है, उसकी वैल्यू x+3, और जो थर्ड वाली साइड है जो शॉर्टेस्ट का डबल है उसको 2x लिख दिया। अब तीनों साइड की लेंथ आपकी आ गई x के फॉर्म में, तीनों का टोटल आप 91 के बराबर मैच करा दो, तो आपकी x की वैल्यू 22, ऑप्शन ए से मैच होगी। चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप देख लीजिए 10 में दिया सम ऑफ 3 नंबर इज 98, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड नंबर इज 2:3 एंड रेशियो ऑफ द सेकंड टू द थर्ड इज 5:8। तो सेकंड नंबर एग्जैक्टली है क्या। अब देखो भाई, जब हमारे पास ऐसे कंटिन्यूड रेशियो दिया होता है ना, a अपॉन बी अलग दिया, b अपॉन सी अलग दिया है, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि जो हमारा कॉमन टर्म है दोनों रेशियोज में उसको एक बनाए पहले तो यहाँ a अपॉन बी दिया या b अपॉन सी, दोनों में कॉमन है b को सेम बनाना है। यहाँ b की वैल्यू 3 है, यहाँ 5 है, तो इस वाले पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 मेरा 15 बन जाएगा। इस वाले पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका न्यूमरेटर भी 15 हो जाएगा। ऐसा करने से दोनों टर्म्स हमारी सेम हो जाएंगी। तो ये रेशियो बन गया 10/15, ये रेशियो बन गया 15/24। अब टोटल वैल्यू है 98 और आपको 10:15:24 में अगर 98 को बांटना है तो क्या करोगे, 98 को मल्टीप्लाई कर दोगे, सेकेंड टर्म निकालनी है ना 15 से, और डिनोमिनेटर में ले लोगे सम ऑफ ऑल द 3 टर्म्स, तो तीनों टर्म्स को मैंने ले लिया। इसी तरीके से तो रेशियो अलोकेशन होता है। आई होप इट इज सिंपल। 30, ऑप्शन बी इज डन। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन 11 है सर, हम लोग इसको क्लास के अंदर भी करते हैं, वन शॉट के अंदर भी करते हैं। आप ग्राफ्स बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो और इसको डायरेक्टली ऑप्शंस में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके जहां सारे के सारे आपके इनइक्वालिटी पॉइंट्स मैच करते हो वो भी आप आंसर ला सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है सर हमारा, बच्चे परेशान हो रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 12 सर बन नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में ना एक स्टार्टिंग की लाइन मिस है, जो क्वेश्चन में होनी चाहिए थी, नहीं है। द लार्जेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं सर कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। यस, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा हमने वो नहीं किया था अभी शॉर्टेस्ट वाला। तो शॉर्टेस्ट वाले साइड को x मान लिया, तो लार्जेस्ट वाला हो गया 3 टाइम्स ऑफ x, और फिर बोला था कि जो थर्ड वाला साइड है ना, हाँ, वो 4 शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट अगर 3x है तो वो उससे 4 कम है, तो 3x-4। और इन तीनों का टोटल, क्योंकि बोल रहा है ये ट्राइंगल की साइड है, और ट्राइंगल का पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल का मतलब होता है ट्राइंगल की साइड्स की जो लेंथ है साइड्स की, उसका टोटल। तो वो आ रहा है हमारा कम से कम 61। तो हमने इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में लिख दिया दिस प्लस दिस प्लस दिस इज एटलीस्ट 61, मतलब मोर देन इक्वल टू 61। सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ रही है 9.28 या उससे ज़्यादा। अब 9.28 या उससे ज़्यादा कौन सी मिनिमम लेंथ यहाँ पर पॉसिबल है, 11 सेंटीमीटर।
अब आंसर की में 13 दिया है, तो दो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर भी एरर है और ऑप्शन भी पीछे गलत दिया हुआ है। आप आंसर की देखोगे अगर क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 की आंसर की दी हुई डी, जो कि बिल्कुल गलत है सर। इसका आंसर होना चाहिए था हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 11 सेंटीमीटर, क्योंकि 9.28 या उससे ज़्यादा में सबसे पहले कौन सी लेंथ आ रही है, 11 आ रही है, और वो ये तो बोल रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो दोनों में से मिनिमम बताओ, 11 भी सही है 13 भी सही है, पर मिनिमम कौन सा है, 11 है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 13 बहुत इजी था, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर का डायरेक्टली क्वेश्चन था। क्वेश्चन 14 तो हमने किया हुआ है सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी ए अपॉन आई माइनस जी का फॉर्मूला लगता है। ये अच्छा सवाल था क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा बस ये कि यहाँ लिखा था राजेश डिपॉजिट कर रहे हैं 3000 रुपीज एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, क्योंकि एट द स्टार्ट लिखा है तो आपको एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाना चाहिए, बराबर है। उसके बाद कह रहा है बताइए अगर 5.75 का रेट है और कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो आपका पैसा 4 साल में कितना हो जाएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड इज कि आपको आई की वैल्यू 5.75 ना लेकर 5.75 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5.75 अपॉन 4, और उसको भी डेसिमल में अगर मैं लिख दूं तो वो आ रहा है 0.014375। ये आई की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि क्वार्टरली है। और एन की वैल्यू क्या लूंगा, क्योंकि 4 साल का क्वेश्चन है, तो 4 साल में कितनी बार इंटरेस्ट कंपाउंड हो जाएगा, 16 टाइम्स। और मजे की बात, क्योंकि हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, हाउ मच वैल्यू एट द एंड पूछ रहा है कि 4 साल के एंड में पूरा डिपॉजिट का वैल्यू क्या होगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू निकालना है। तो 1 + i का पावर n का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा, तो कैलकुलेटर से सीधे ये वैल्यू उठा लो आप, दैट 1.25654 ये हो गया 1 + i का पावर n -1 डिवाइडेड बाय i की वैल्यू लिख दो 0.014375। ये आ गया फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। लेकिन क्योंकि ड्यू का क्वेश्चन है तो इसमें ड्यू का क्वेश्चन है तो 1 + i और मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1.014375 और मल्टीप्लाई किया और फिर उसकी इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई कर दी 3000, तो हमारा आंसर आ रहा है 54308। तो इजी ही क्वेश्चन है, बस ड्यू का क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्योंकि स्टार्ट लिखा हुआ था। 16th क्वेश्चन हमारा किया हुआ है सर। सिंपली आपको अगर ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और कितने साल में डबल हो रहा है वो निकालना है, तो 100 रुपये लगाए तो वो 100 रुपये और इंटरेस्ट जमा कर दिए, तो 100 अपॉन आई लिख के भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, या पी और ए लेकर भी निकाल सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था सर। 5000 रुपये आप पे कर रहे हो और आपको लोन वैल्यू बतानी है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता तो हम लोग रेगुलर लेते हैं, एट द एंड या बिगिनिंग कुछ लिखा ना होना तो हम रेगुलर मानकर चलते हैं। सिमिलरली हमारा 18th क्वेश्चन भी वैसा ही है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछ रहा है 10 इंस्टॉलमेंट के बाद, सब कुछ प्लेन वैनिला डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा वैसे सिंपल ही है। वो क्या बोल रहा है सर, 3 ईयर्स के एंड में आपका अमाउंट है 2688 और 4 ईयर के एंड में आपका अमाउंट है 2784। तो एक सिंपल सी बात सर, इस एक साल में जो इंक्रीज हुआ है वो किस वजह से हुआ होगा, एक साल के इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो हर साल इंटरेस्ट की वैल्यू सेम है, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मैंने निकाल दिया 2784 माइनस 2688 96। अभी जो 96 आ रहा है ये एक साल का इंटरेस्ट है, और ये जो 2688 है ये 3 साल का अमाउंट है, तो 3 साल के एंड के अमाउंट में 3 इंटरेस्ट छुपे हुए हैं, तो 96 96 96 हटाया तो पता चल गया प्रिंसिपल है 2400। अब आपसे अगर कोई रेट पूछे भाई रेट बताओ, तो मैं बोल दूंगा भाई प्रिंसिपल में जब मैं रेट मल्टीप्लाई करता हूं तो एक साल का इंटरेस्ट आता है, तो मेरे पास प्रिंसिपल है 2400, उसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 96 आ जाए, आंसर इज 4%। ऐसे डायरेक्टली आप रेट निकाल सकते हो, ठीक है। लगे तो इक्वेशन बनाकर या फॉर्मूले में डालकर भी निकाल सकते हो, बट कॉमन सेंस वाली बात है, उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 20 इज अ गुड क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। रवि मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 रुपीज इन अ स्कीम एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द अमाउंट वॉज 25,000। इफ द CAGR फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज 8.88, कितने साल अप्रोक्सीमेटली रहे होंगे फॉर विच ही हैज इन्वेस्टेड अमाउंट। जब भी CAGR की बात होती क्या है, सिंपल वर्ड्स में CAGR इज द एनुअल रेट ऑफ CI, बराबर है, ठीक है सर। अब आपने 15,000 डिपॉजिट किए, वो कुछ टाइम के बाद 25,000 हो गए और CAGR का रेट बता रहा है 8.88%। मतलब प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है अकॉर्डिंग टू CI, और आपको टाइम निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने ले लिया, ए की जगह 25,000, पी की जगह 15,000 और 1 + i में आई की जगह 8.88 डाल दिया और पावर में एन कर दिया। अब सुनो, 15,000 को 25,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी 1.66। अब 1.088 का कितना पावर करें कि 1.66 आ रहा है, ध्यान ये रखना आपको कि 1.088 कैलकुलेटर में टाइप करके इनटू के बाद पहले इक्वल को 2 बोलोगे तब पावर चेक होता है ना, तो 2 3 4 5, सर पावर 5 किया तो अभी 1.66 नहीं आया, पावर 6 किया ना तो लगभग 1.65 के आसपास आ रहा है।
मतलब ये ऑप्शन आपका नियरेस्ट पड़ने वाला है। तो आप जानते हो भाई कि हम लोग एन को कैसे चेक करते हैं। तो 1.08 का कौन सा पावर लेने से इससे नियरेस्ट वैल्यू मिल रही है, वो एन की वैल्यू सही होगी, तो वो हमारे केस में 6 हो गया। ठीक है, ये अच्छा सवाल है सर। क्वेश्चन 21 बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। मधु ने लोन लिया है 50,000 का इस बैंक से, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और पहली इंस्टॉलमेंट जो है इट विल बी पेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर। ओ भाई साहब, आप लोन का रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में ही कर रहे हो, मतलब एन्यूटी के फॉर्मेट में ही लोन का पेमेंट हो रहा है। बट एक्सेप्शनल क्या है क्वेश्चन के अंदर कि जनरली या तो इंस्टॉलमेंट आज शुरू होती है या आज इसी साल के एंड से शुरू होती है। आज शुरू होती तो ड्यू मानते हैं, इसी साल के एंड से शुरू होती तो एन्यूटी रेगुलर मानते हैं। पर ये कह रहा है 5 साल तक आपको कोई पेमेंट नहीं करना, जिसको बोलते हैं मॉरेटोरियम पीरियड। आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू होगी 5th ईयर के एंड से। अब अगर 5th ईयर के एंड से इंस्टॉलमेंट शुरू होगी तो बताइए कि आपने कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। अब आप सबको पता है कि हमारे जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, हाँ सर, उन सभी इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू हमारे लोन की वैल्यू के बराबर होती है। अब क्वेश्चन में हमारे पास लोन की वैल्यू तो गिवन है, पर अगर हम अपने इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, पर इंस्टॉलमेंट तो 5th ईयर के एंड से शुरू हो रहा है, तो अगर आप 5th ईयर की इंस्टॉलमेंट, 6th ईयर की इंस्टॉलमेंट, 7th, 8th, 9th और 10th, इस तरीके से 5 इंस्टॉलमेंट को अगर इसको 1 साल पीछे करोगे, इसको 2 साल, इसको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इस तरीके से सबको रिस्पेक्टिव ईयर पीछे करोगे तो भी आप प्रेजेंट पे नहीं पहुंचोगे, आप इस डेट पर पहुंचोगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट यहां से शुरू होगी। देखो, ईयर 1 से शुरू होती है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो ईयर 0 की वैल्यू निकल जाती है, बराबर है, टुडे की वैल्यू निकल जाती। अब इंस्टॉलमेंट ईयर 5 से शुरू हो रही है, अगर मैंने एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी वाला फॉर्मूला यूज कर भी लिया ना, तो वो पहले इंस्टॉलमेंट को सिर्फ 1 साल पीछे करता है, दूसरी इंस्टॉलमेंट को सिर्फ 2 साल पीछे करता है। मतलब ये सारी इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू निकलेगी वो किस डेट की निकलेगी, इस डेट की निकलेगी। मैंने बोला टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम पहले एक काम करो, इस डेट की वैल्यू निकाल दो। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है सर। तो हमने क्या बोला भाई अच्छा, इंस्टॉलमेंट तो हमको गिवन नहीं, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहां का जो 50,000 है ना हमारा, आज जो हमने 50,000 का लोन लिया, लोन पे आप रीपेमेंट भले नहीं कर रहे, बट मुझे बताओ, क्या इस लोन पर इंटरेस्ट तो चार्ज हो ही रहा होगा 10% पर एनम से? हाँ सर। तो क्या ये लोन की वैल्यू 5th ईयर के बिगनिंग में, मतलब 4th ईयर के एंड में कितनी हो चुकी होगी? ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं। जो 50,000 का लोन आपने आज लिया, उसकी वैल्यू 4th ईयर के एंड में, या जिसको बोलेंगे 5th ईयर के बिगनिंग में जाके हो गई होगी 50,000 इंटू 1.1 का पावर 4, दैट इज 73,205। ठीक है सर, ये वैल्यू होगी उस दिन। अब मैं बोलूंगा इस 73,205 रुपीज को रीपे करने के लिए आप 5th ईयर के एंड से 5 इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो। इसका मतलब ये सारी इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं, बट ये सारी इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी, जो कि 5th ईयर के बिगनिंग की वैल्यू कहलाएगी, उसको आप 73,205 के बराबर डाल दो। तो जैसे हम लोग नॉर्मली जब 1st ईयर के एंड से शुरू होता है हमारा लोन इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर को लोन की वैल्यू से मैच करा देते थे। अभी मैंने यहां पर लोन की वैल्यू नहीं डाली, अभी मैंने यहां लोन की वैल्यू एट द 4th ईयर एंड या 5th ईयर बिगिनिंग की डाली, तो इसको 4 साल आगे लेकर गया, ये 73,205। अब मैंने बोला भाई ये जो फॉर्मूले से तुम निकालोगे ना, ये आज की वैल्यू नहीं निकलेगी, ये निकलेगी 5th ईयर के बिगिनिंग की, इसलिए 5th ईयर के बिगिनिंग के बराबर की वैल्यू के सामने उसको आपने रख दिया, ताकि रिवर्स कैलकुलेशन से आप ए निकाल पाओ। तो उम्दा सवाल, अच्छा सवाल, कुछ हटके आया था, है ना। अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। अच्छा, सबको पता है ये कैसे निकलता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर? 5 साल 10%, 10% क्वेश्चन में गिवन था, 5 साल भी गिवन था। कैलकुलेटर में हम एक शॉर्टकट लगाते हैं सर, 1+i। तो कैलकुलेटर में टाइप किया मैंने 1.1 डिवाइड 5 बार इक्वल 1 2 3 4 5, उसके बाद जीटी की बटन प्रेस करते हैं तो फैक्टर की वैल्यू आ जाती है। अब उस फैक्टर में इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, बट क्योंकि मेरे पास इंस्टॉलमेंट नहीं है, मुझे उल्टा इंस्टॉलमेंट निकालनी है और मुझे ये वैल्यू गिवन है, तो मैंने कुछ नहीं किया, डिवाइड इक्वल टू करके 73,205 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 19311 आ रहा है, बराबर। और 19311 हमारे पास नियरेस्ट ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो अच्छा सवाल था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एमटीपी। राजेश इन्वेस्ट कर रहे हैं 20,000 पर ईयर, आपको पूछ रहा है कि क्या एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा आफ्टर द एंड ऑफ कितने 10 ईयर्स। तो बिल्कुल फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाना है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है।
अगेन अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 में दिया है एन इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट, अच्छा इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट ₹100 इन्वेस्टेड, यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ इंटरेस्ट के बाद। तो एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें सीआई के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सीआई के हिसाब से, और वहाँ आप 100 इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो इन द ईयर 2 एक्यूमुलेटेड टू 105 इन ईयर 4। अच्छा, मतलब वो तुमसे कह रहा है भाई कि तुमने फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में भी नहीं, सेकेंड ईयर की बिगनिंग में भी नहीं, सेकेंड ईयर के एंड में तुमने 100 रुपए डिपॉजिट किए। अच्छा जी, तो फोर्थ ईयर के एंड में जाके वो बन चुके हैं 105। समझो भाई, सेकेंड ईयर के एंड में तुमने जो 200 रुपए इन्वेस्ट किए, वो फोर्थ ईयर के एंड में जाके 105, मतलब कितने साल हुए हैं सर? 2 साल, 1 साल, 2 साल। तो ये 100 रुपए 105 बन गए 2 साल में। किस रेट से? सर वो रेट नहीं पता, कोई बात नहीं, रेट निकाल दो। उसके बाद कह रहा है कि अगर मैं फिफ्थ ईयर में 500 रुपए डिपॉजिट करता हूं तो वो 10th ईयर में कितना बन जाएगा? अब देखो सीआई में आप फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक जाओ या फिफ्थ ईयर से 10th ईयर तक जाओ, अगर रेट वही है तो फॉर्मूला सेम ही लगना है। ठीक है, कोई प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल नहीं रहे हम लोग। तो सुनिए, 105 को अमाउंट माना, 100 को प्रिंसिपल माना, 2 साल को टाइम माना, आई की वैल्यू निकाल दी। तो 105 इक्वल टू 100, 1 प्लस आई का स्क्वायर, रिवर्स कैलकुलेट करके आई की वैल्यू आ गई 2.4695। अब यही वाली रेट लेकर फिफ्थ ईयर के एंड में जो 500 जमा किए ना, उसको प्रिंसिपल मान लिया, और इस रेट से 5 साल बाद, क्यों? क्योंकि 10th ईयर के एंड में पूछ रहा है, तो 5 साल में ये इस पे कितना इंटरेस्ट जुड़ के इसका अमाउंट क्या आएगा वो हमने निकालना था। तो क्वेश्चन में फॉर्मूला बहुत सिंपल लग रहा है, बट क्वेश्चन की पैटर्न या क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग टाइप की है कि ईयर 2 में कुछ डाला, वो ईयर 4 में कितना बन गया, तो रेट निकल गया। रेट उठा के ईयर 5 में कुछ डाला तो ईयर 10 में कितना बन गया, तो 5 साल के हिसाब से उसका भी रेट निकाल दिया। आई होप आपको मेरी समझ में आ रही बात। 564 पॉइंट, ठीक है। चलो भाई, 24 बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास दिया है कि हमको आज से 7 साल बाद इतने रुपए पे करने, तो उसके लिए आज हम कितने रुपए डिपॉजिट करें। सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, ये 15/250 अमाउंट बन जाएगा और हमें प्रिंसिपल निकालना है, और क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ है। तो आप अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, P1 + RT अपॉन 100, जिसमें अमाउंट की जगह ये रख सकते हो और रिवर्स कैलकुलेट करके प्रिंसिपल निकाल सकते हो। नाउ 25 में दिया है कि स्कूटर की वैल्यू आज 1,00,000 रुपए है और डेप्रिसिएशन 10% का है, तो बताइए 7 साल के एंड में डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या है? भाई डेप्रिसिएशन वैल्यू नहीं बोलते उसको, डेप्रिशिएटेड वैल्यू बोलते, बेसिकली WDV। तो वो पूछना चाहता है WDV, बट गलती से डेप्रिसिएशन लिख दिया, वो डेप्रिशिएटेड वर्ड होना चाहिए। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे सर? वही CI वाला, A = P1 - I की पावर n। तो जो हम आखिरी 7 साल के एंड में वैल्यू निकालते हैं उसको A के बराबर मानेंगे, और जो अभी असेट की कॉस्ट है उसको P के बराबर मानेंगे। तो मैं कैलकुलेटर में कर दूंगा 1 - I, मतलब 0.9, कितने साल? 7 इंटू 2 3 4 5 6 7 इंटू 1 लाख, तो फाइनल वैल्यू आ रही 47829। समझे क्या मेरी बात को एवरीवन? ठीक है। इफेक्टिव रेट प्रिंसिपल पर डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ ट्राइंगल जिसमें कोलिनियर पॉइंट होते हैं हमने पढ़ा हुआ है, NC3 - MC3, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है 12, तो 12C3, जिसमें से कोलिनियर पॉइंट्स है 7, तो 7C3 माइनस कर दो, 185 आंसर आ जाएगा। 5 बल्ब्स वाला क्वेश्चन मॉड्यूल का ही हमने क्लास में किया हुआ, आई विल नॉट वेस्ट टाइम। 29 इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है 4 वुमेन है और 4 मैन है, सर्कुलर टेबल में बैठ रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि कोई भी 2 वुमेन जो है वो बाजू बाजू में नहीं बैठेंगी। तो पहले हमने क्या बोल दिया, देखो भाई 8 चेयर रखी हुई, मैन आदमियों से बोल दिया कि तुम लोग अपने हिसाब से बैठ जाओ। पहले टेबल है, चेयर कोई नहीं रखी वहां पर, खाली है, बोले अपनी अपनी चेयर लाके तुम 4 लोग बैठ जाओ। तो नॉर्मली 4 लोग सर्कल में बैठ रहे हैं, तो सिंपल सर्कुलर परम्यूटेशन लग जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल। तो जो हमारे मैन है वो 6 वेज में बैठ जाएंगे। अब जो मैन बैठ गए उनको बोलेंगे हर 2 मैन के बीच में खाली खाली जगह पर एक एक चेयर और लगाओ। अब वहां जो चेयर लगा दी, वहां हम लोग वुमेन को बोलेंगे कि आप इन चारों में से कहीं भी बैठ जाओ। अब मुझे बताइए, क्या वो रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बची है? कंडीशन के पहले जब मैन अरेंज हो रहे थे ना, तो वो कहीं भी बैठ सकते थे, इट वॉज सर्कुलर। बट अब तो जो आपको खाली खाली स्लॉट दिख रहे हैं, उन खाली स्लॉट में ही वुमेन बैठ सकती हैं। तो ये तो 4 लीनियर परम्यूटेशन जैसा हो गया। तो वुमेन वाला पार्ट, जो कंडीशनल वाला पार्ट है, वो लीनियर वाले फॉर्मूले से होगा। तो मैन का अरेंजमेंट 6, वुमेन का अरेंजमेंट 24, 6 × 24 टोटल हो गया 144 वेज। ठीक है जी। फिर आपको एक वर्ड दिया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ओरिएंटल सो दैट A एंड E ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अब ओरिएंटल वर्ड में 8 लेटर हैं, जिसमें से कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ ये ऑड लेटर्स या ऑड पोजीशंस आती हैं। अब 2 लेटर हैं A और E, जो सिर्फ ऑड जगह पर बैठ सकते हैं, ऐसी कंडीशन है।
तो मैंने बोल दिया चार में से कोई दो, बेसिकली चार ऑड प्लेसेस में से कोई दो ऑड प्लेसेस में ए और ई बैठेंगे, तो अरेंजमेंट हो गया 4p2 12। ये हो गया ई और ए का अरेंजमेंट। अब जो हमारे रिमेनिंग 6 लेटर्स बचे और रिमेनिंग 6 प्लेसेस बची, वहां अरेंजमेंट हो जाएगा 6p6, तो 6p6 हो जाएगा हमारा 720। तो 12 इंटू 720 8640 इज द आंसर। नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेसेस ऑफ अ क्यूब बाय 6 डिफरेंट कलर। तो ये कैसे निकालते हैं सर हम लोग 6 डिफरेंट कलर से फेसेस ऑफ अ क्यूब? देखो भाई, एक क्यूब है ना, इमेजिन करना, क्यूब आप समझते हो ना, 3D डायग्राम है वो। इसमें एक टॉप, एक बॉटम, ये दो फेसेस हैं और चार फेसेस ऐसे साइड में, ऐसे 6 फेसेस होते हैं बराबर। और तुम्हारे पास 6 डिफरेंट कलर हैं। तुम सबसे पहले क्या करो, टॉप पर कोई भी कलर फिक्स कर दो, कोई भी कलर ले लिया। अब अगर टॉप पे कोई कलर फिक्स कर दिया ना, तो उसके जस्ट अपोजिट में रिमेनिंग 5 कलर बचे, तो बॉटम में 5 में से कोई भी एक कलर आ सकता है। 5 वेज आर देयर। अब ऊपर का कलर फिक्स हो गया, नीचे का कलर फिक्स हो गया, आजू बाजू की जो 4 जगह हैं वहां 4 में से कोई भी कलर आ सकता है, बट आजू बाजू के 4 तो सर्कल जैसे दिख रहे हैं, क्लोज्ड लूप जैसे दिख रहे हैं, तो उनका अरेंजमेंट करने के लिए 4 - 1 फैक्टोरियल कर दिया 6। तो ऊपर और नीचे में 5 और साइड में 6, तो टोटल वेज हो गए 30। अब आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में जो आपने ऊपर में किसी एक को फिक्स किया था, वहां भी तो 6 चॉइसेस थी, बट भाई क्यूब को ऐसे घुमा भी तो सकते हो ना। तो वो 6 चॉइसेस को जैसे सर्कल में आप ऐसे राउंड घुमा लेते हो इसलिए अरेंजमेंट कम हो जाते हैं, वैसे क्यूब में तो आप 360 डिग्री घुमा सकते हो, इसलिए वो वाले वेज कम हो जाते हैं, इसलिए उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो वो हो गया, ऊपर को फ्रीज कर दिया, उसके हिसाब से सामने। तो मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज में 30 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, फिर उसको आप घुमा सकते हो इंटू 6 और पॉसिबिलिटी, पर वो काउंट नहीं किया जाता ना, क्योंकि वो अरेंजमेंट नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ आप उस ऑब्जेक्ट को ही घुमा दे रहे हो। जैसे सर्कल में भी आप राउंड को घुमा देते थे तो ऑब्जेक्ट को फिर से काउंट नहीं करते थे, वैसे क्यूब में तो आप उल्टा सीधा सब कर सकते हो, उसको फिर से काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही पोजीशन पर कितने पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं? 30। अच्छा जी, सिंपल क्वेश्चन है 32, सम ऑफ एपी वाला। जीपी का अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है सेकेंड टर्म आपकी 12 दी है, सिक्स टर्म 192 दी है, बताओ 11th टर्म। तो मैंने सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लिख दिया ए आर, उसके बाद सिक्स टर्म का फॉर्मूला लिख दिया ए आर एन -1 मतलब ए आर 5। अब ये जो दोनों डेटा है ना, इससे मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड करके आर की पावर 4 16 निकाल दिया, जिससे आर की वैल्यू 2 पता चल गई। फिर आर की वैल्यू 2 को यहाँ पुट कर दिया ना, तो ए की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे बताओ आप, अगर ए पता है, आर पता है, तो कोई भी टर्म निकाली जा सकती है, 11th टर्म भी निकाली जा सकती है। सिंपल क्वेश्चन 34। 35th भी हमने ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन किए हुए हैं, बस वहाँ 8 की जगह हमारे पास 10 था। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज समथिंग टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मॉड्यूल का क्वेश्चन था। तो S8 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ S4। आपने इसका फॉर्मूला भी ओपन किया, इसका भी ओपन किया, ए और ए कैंसिल, R -1 कैंसिल। ये जो R का पावर 4 -1 है, ये डिनोमिनेटर में आएगा, और R की पावर 8 -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ पता? R की पावर 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ए प्लस बी, मतलब आर का पावर 4 + 1, जो कि 4 के बराबर है। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 4 का फोर्थ रूट। 4 का फोर्थ रूट मतलब 4 लिख के 2 बार रूट दबाओ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो ऑप्शन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर रिक्वायरमेंट में फर्स्ट लिखना भूल गया था। वो कह रहा देन इट्स टर्म, अरे तो कौन सी टर्म बताओ ना, फर्स्ट टर्म बोलना चाहते थे पर मिस प्रिंट था। अब आप मुझे बताओ, सम का फॉर्मूला दिया होता है और फर्स्ट टर्म निकालने को बोल देते तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया सर, क्योंकि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो द फर्स्ट टर्म। S1 निकालो या T1 निकालो, एक ही बात होती है ना। तो जब सम का फॉर्मूला और फर्स्ट टर्म निकालनी हो तो बस n की जगह 1 डाल दिया, आपका काम हो गया। फिर ये तो हमने किया हुआ क्वेश्चन है सर। 2 की पावर n से हमको पता चलता है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। तो कह रहा है m और n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का डिफरेंस आ रहा है 56। तो 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 3 8, 64 - 8 इज 56, वेरीफाई हो रहा है। फिर हमने ये इनवर्स फंक्शन वाला क्वेश्चन देखा। जनरली क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में ना, आपके पास x लिखा होता है, दैट fx इज इक्वल टू 1/1 - x, ऐसा लिखा होता है, बराबर है। यहाँ x की जगह p लिख दिया, तो कंफ्यूज मत हो, p को x की तरह ही ट्रीट करो कि भाई सबसे पहले फंक्शन को y के फॉर्म में लिख दीजिए, लिख दिया। उसके बाद पूरा सॉल्व करके क्या करो, p की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू निकालते वैसे p की वैल्यू निकाल दो, और जो p की वैल्यू आएगी उसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इंटरचेंज कर दो। p को y बना दो, y को p बना दो। अब जो राइट हैंड साइड में वैल्यू आ रहा है वो मेरा इनवर्स फंक्शन है, p - 1/p। तो कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं, क्वेश्चन भी सिमिलर किया हुआ है हमने, बस x की जगह p लिखा हुआ है यहाँ पर। 39 में हमारे पास बोल रहा है फंक्शन क्या है बताइए अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। अब देखो भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में अपोजिट होते हैं।
तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके अगर ये आ रहा है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करके मेन फंक्शन आएगा। बट हमारे पास क्योंकि क्वेश्चंस में फंक्शन दिए हैं तो सिंपली आप क्या करो, डिफरेंशिएट करके चेक कर लो कि कौन सा वेरीफाई हो रहा है। तो जब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना तो 4x³ में समझ ही आ रहा है, 3 4 12x²। पर यहाँ तो अलग ही समझ में आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ भी समझ में आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ फिर 4x³ है तो ये भी सही है, 2x² ये भी सही है। सर अब ऑप्शन ए और डी में से कौन सा चूज करें, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो दोनों का यही आ रहा है। एक और डेटा क्वेश्चन में दिया जिससे तुम वेरीफाई कर सकते हो और वो है ये कि भाई दोनों में से जो भी सही होंगे ना उन फंक्शन में तुम -3 रखकर देखो, तुम्हारा आंसर 17 आ रहा है। तो मैंने जब ऑप्शन ए में x की जगह -3 रखकर देखा ना तो मेरे पास 17 आ गया। बढ़िया है सर। उसके बाद ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है x e⁻x dx। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो पहले फर्स्ट का वैल्यू अलग रखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर दूसरे का और इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लाई को इंटीग्रेट करते हैं। तो उस हिसाब से सर ये हमारा इस तरीके से वैल्यू आ रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 0 से 1 बोला है, मतलब हमारे पास इंटरवल्स भी दिए हुए हैं, तो एक बार 1 रखेंगे और एक बार 0 रख के डिफरेंस निकाल देंगे। तो जब 0 रखेंगे 1 रखेंगे तो इस तरीके से सब्सटीट्यूट करके फाइनल आंसर 1 आ रहा है तुम्हारा। ये मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा पैटर्न है, *2 + 1 *2 - 1, 6 × 2 + 1 13, 13 × 2 26 - 1 25, 25 × 2 50 + 1 51, 51 × 2 102 - 1 101। तो अगले वाले में क्या करने, *2 + 1 203 आ गया। अगला सर मिसिंग टर्म आपको निकालना है, इसमें भी बहुत सिंपल पैटर्न चल रहा है, +5 - 2 +5 - 2। तो 36 के बाद -2 हुआ तो 34 के बाद +5 होगा 39। ये वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हर लेटर को 3 पोजीशन आगे बढ़ा दिया गया है। तो चिल्ड्रन में भी हर लेटर को 3 पोजीशन आगे बढ़ा देना। और ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है सर, यू आर बैड वी आर गुड वाला। हमने जब 253 बुक्स आर ओल्ड 546 मैन इज ओल्ड, दोनों में कॉमन आ रहा है ओल्ड और दोनों में लेटर कॉमन आ रहा है 5, तो हमने लिख दिया ओल्ड का मतलब 5। फिर हमने देखा बुक्स आर ओल्ड 253 बाय गुड बुक्स आर 378। अब इन दोनों में कॉमन है बुक्स और इन दोनों में कॉमन डिजिट है 3, तो मैं समझ गया कि बुक्स का मतलब 3 है। अब वो मेरे से कह रहा है बताओ आर का मतलब क्या है। तो आप बताओ, बुक्स आर ओल्ड में आपको बुक्स पता है 3 है, ओल्ड पता है 5 है, तो 3 और 5 अगर आपको पता है तो बचा 2, तो 2 क्या हो जाएगा, आर के बराबर। सिंपल। अच्छा सवाल है ये, टफ नहीं है बट अच्छा है। तो समर को तुमने कोड कर दिया रनर। जब मैंने कंपेयर करके देखा तो मैंने बोला समर का जो एस वाला लेटर था उसको एक पीछे किया था तो आर आ गया था, और एम एम जो दिए थे उसको एन एन कर दिया, लेकिन जो यू ई और आर थे उनको चेंज ही नहीं किया। मतलब फर्स्ट लेटर को एक पीछे करना है, थर्ड और फोर्थ लेटर को एक एक आगे करना है और बाकियों को सेम रखना है। तो विंटर में भी मैंने वही किया, डब्ल्यू में फर्स्ट लेटर को पीछे किया तो बन गया वी, जो सेकेंड लेटर को कुछ नहीं किया आई, थर्ड और फोर्थ वाले लेटर को एक एक आगे किया तो बन गया ओ और यू, और ई आर को सेम रहने दिया तो ये आ गया वी आई ओ यू ई आर, विच इज ऑप्शन बी। तो ऐसा भी पैटर्न हो सकता है। 46 बहुत इजी क्वेश्चन है, 47 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल डायरेक्शन के क्वेश्चन है। 5 विलेजेस ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं। हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने किया तो हुआ है, वन शॉट में भी किया, बट कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसकी एक नई पैटर्न बताता हूँ चेक करने की। कह रहा है साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो बताइए कि नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा। पहले ना आप ओरिजिनल डायरेक्शन लिखो, जो अपन ओरिजिनल नहीं पढ़ते, नॉर्थ ये है साउथ ये है, जो अपन जो अपने को याद है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब क्या कह रहा है वो, साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ वेस्ट कहाँ है, यहाँ है, साउथ वेस्ट की जगह अब नॉर्थ को रख दो, तो एक नया डायग्राम फिर से बनाओ जहाँ साउथ वेस्ट की जगह नॉर्थ को रख दो। अब देखो यहाँ नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ आ चुका है। अब अगर नॉर्थ यहाँ आ चुका है तो सभी उतने उतने रोटेट हो जाएंगे, बाकी के सारे डायरेक्शन भी अकॉर्डिंगली रोटेट हो जाएंगे। तो नॉर्थ के बाद नॉर्थ वेस्ट आता है तो नॉर्थ के बाद नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट, ऐसे करके पूरा फिल कर दो डायग्राम को। अब क्वेश्चन को पूछ लो, क्या पूछ रहा है, बताइए नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की जगह क्या दिख रहा है, साउथ, बस साउथ इज द आंसर। ये ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये घड़ी वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। कह रहा है सामने नॉर्थ है नीचे साउथ है, बताओ जब 1:45 बजे तो मिनट वाला कांटा कहाँ है, वेस्ट की तरफ है, सिंपल है। चलो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, सर्कल वाला आप खुद से कर सकते हो। एंड दिस वॉज अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ ये 55 ईजी है, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। इसमें लिखा था एस इज टू द लेफ्ट ऑफ एन, मैंने एस को लेफ्ट रख दिया एन में, एंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में एस को रख दिया तो बी एस एन लिख दिया था मैंने, ठीक है। फिर बोल रहा है एम इज टू द राइट ऑफ एन, तो एम को एन के राइट में कर दिया। फिर क्वेश्चन ने बोला कि भाई आर इज बिटवीन एन एंड एम, तो मैं समझ गया कि ये वाली जो लाइन लिखी है ना ये नॉट इमीडिएट है। वो पढ़कर समझ में नहीं आया था, बाद में समझ में आया कि एम एन के राइट में है लेकिन इमीडिएट नहीं, क्योंकि एम और एन के बीच में आर है, तो ठीक है बीच में आर को रख दिया, तो डायग्राम बन चुका है। अब बताओ
हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू आर, आर के इमीडिएट राइट में कौन है, एम। तो क्वेश्चन इजी है, बट जैसे कि मैंने बोला ना कभी कभी नॉन इमीडिएट भी होता है, इसका ध्यान रखना। 56 ब्लड रिलेशन का बेसिक क्वेश्चन है। 57 भी जो हम लोग प्लस माइनस वाले क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, हर ऑप्शन का डायग्राम बनाओ और डायग्राम में जाके चेक करो कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ये थोड़ा सा नया पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिला 58 से 60, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया हुआ है, पूरा ब्लड रिलेशंस का ही पूरा पैराग्राफ बना के डायग्राम बनाने को बोला और उसके बाद उस पर 3 एमसीक्यू पूछ लिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अनीता इज द नीस ऑफ प्रतीक्स मदर। मैंने बोला ये प्रतीक है, ये प्रतीक की मम्मी है और उनकी भतीजी है अनीता। तो यहाँ नीस भी लिख दिया, मॉम भी लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाउ अनीताज मदर इज प्रतीक्स आंट, अनीता की जो मम्मी है, ठीक है, अनीता की मम्मी है, वो प्रतीक की आंट है, बराबर है। ये उसकी आंट है तो वो उसकी आंट है, क्रॉस में चलेगा ना भाई। मेरे चाची का बेटा, उसके लिए मेरी मम्मी आंट है और मेरी चाची मेरे लिए आंट है। उसके बाद कह रहा है रोहन इज अनीताज मदर्स ब्रदर, अनीता की जो मम्मी है ना उनका एक ब्रदर है, उसका नाम है रोहन। तो अनीता की जो मदर है उनका जो ब्रदर है वो है रोहन। तो ये सिबलिंग होगा ना, देखो ये सिस्टर सिस्टर और ये ब्रदर रोहन, ठीक है। रोहन्स मदर इज अनीताज ग्रैंड मदर, कॉमन सेंस वाली बात है कि रोहन की जो मम्मी होगी वो अनीता की नानी जी होंगी, इसकी भी मम्मी कहला गई, वो दोनों भाई बहन की मम्मी सेम ही हुई ना। अब बोल रहा है रोहन्स मदर इज अनीताज ग्रैंड मदर, उसके बाद फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन बताइए रोहन्स मदर इज डैश टू अनीताज मदर। तो रोहन की जो मदर है, ठीक है, मतलब ये, और अनीता की जो मदर है, तो रोहन की मदर क्या है अनीता की मदर के लिए, तो अनीता की मदर के लिए रोहन की मदर है मम्मी, क्योंकि भाई अनीता की मदर जो है और रोहन की मदर जो है माँ बेटी है ना। तो अनीता की मदर के लिए रोहन की मदर क्या है, उसकी मम्मी, मदर इज द आंसर। प्रतीक और अनीता की मदर क्या है, प्रतीक की मम्मी और अनीता की मम्मी क्या है, सर ये दोनों सिस्टर भी हो सकती, कजिन्स भी हो सकती। क्वेश्चन में लिखा है कजिन सिस्टर, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता कजिन सिस्टर। कजिन्स लिखा होता, सिस्टर लिखा होता तो मैं कंफ्यूज हो जाता, पर कजिन्स तो है ही नहीं, और सिस्टर इन लॉ फ्रेंड्स तो हो नहीं सकता, कजिन सिस्टर जैसा कोई रिलेशन होता नहीं है। सिस्टर इज द ओनली ऑप्शन, सेम लाइन में दोनों बहनें बहनें दिख रही हैं। फिर बोल रहा है रोहन इज प्रतीक्स, रोहन जो है वो प्रतीक का क्या है, प्रतीक की मम्मी, उनकी बहन, उनका भाई। तो भाई रोहन भी प्रतीक के मामा ही कहलाए ना। तो मैटरनल अंकल या अंकल, अब मैटरनल अंकल ऑप्शन में है नहीं तो अंकल को टिक कर दो, बढ़िया है सर। 61 थ्योरी क्वेश्चन, बेल शेप्ड कर्व है, प्रॉफिट मीडियन निकाल सकते हैं ऑगिव से, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है। 64 आपका मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है, एंगल वाला। 65 में आपको बोल रहा है भाई कि मेल का वेट है 60 kg, फीमेल का 50 kg और एवरेज वेट है 60। तो 60 को कंबाइंड मीन की जगह रख दिया और 80 इंटू N1 प्लस 50 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 ऑप्शन से चेक कर लिया। यहाँ 2 रखा, 3 रखा, यहाँ 2 प्लस 3 रखा, मैच नहीं किया, 62 आ रहा है। फिर अकॉर्डिंगली 3 और 2 रखा तो 68 आ रहा है, 2 और 1 रखा तो 70 आ रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ 1 और 2 रख दिया ना, दैट 80 इंटू 1 50 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो मेरा आंसर 60 से मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रेन 5 किलोमीटर का जर्नी कवर करती है 30 की स्पीड से और बाकी का 15 किलोमीटर कवर करती है 45 की स्पीड से, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या है। अब एवरेज वर्ड बोला लेकिन बताया नहीं AMGM HM, और क्योंकि स्पीड है, स्पीड इज अ रेट अदर देन परसेंटेज, तो HM अप्रोप्रिएट होगा। पर क्या 30 और 45 का HM निकाल दूं, नहीं सर, मुझे अब 30 के साथ डिस्टेंस भी गिवन है, मुझे 45 के साथ डिस्टेंस भी गिवन है, मतलब मैं दोनों को सेम नहीं ले सकता क्योंकि इस पे कम चला है, इस पे ज़्यादा चला है। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दोनों को वेटेज देना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे वेटेड HM, जिसमें मैंने वैल्यूज लिख दी एक्स, और एक्स की वैल्यूज लिख दी 30 और 45, लेकिन उसका रिस्पेक्टिव वेटेज दिया 5 और 15। तो HM हो गया हमारा समेशन ऑफ W डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W अपॉन एक्स, ऊपर रख दिया 20, नीचे हो गया W अपॉन एक्स 15 अपॉन 45। तो वेटेड HM का फॉर्मूला बिल्कुल फ्रीक्वेंसी जैसा ही होता है, बट आपको समझना था कि दोनों ही स्पीड के लिए अलग अलग डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, इसलिए मेरे को वेटेड एवरेज लेना पड़ा, वेटेड HM। ये एक अच्छा सवाल था भाई। फिर हमारे पास 67 दिया था जिसमें बोल रहा था ये इक्वेशन है, आपको वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है। देखो भूलना मत इस बात को, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के केस में ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं आता, स्केल का इंपैक्ट आता है। आपने इक्वेशन बनाई, उससे आपको समझ में आ गया कि -4/3 का कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन -2/3 का इंपैक्ट आएगा, उसमें भी माइनस साइन का कोई इंपैक्ट नहीं। पर ये किसके लिए एप्लीकेबल है, SD के लिए, कि SD ऑफ y विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ SD ऑफ x। पर हमसे तो वेरिएंस पूछ रहा है ना, तो SD को वेरिएंस में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। तो तुम इसको स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस हो जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस हो जाएगा, बट तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हो तो 2/3 को भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना। इसलिए जब वेरिएंसेस के बीच में रिलेशन निकालना हो तो जो चेंज ऑफ स्केल आ रहा है वो डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता, वो भी स्क्वायर्ड हो जाता है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स दिया 6, तो 4/9 इंटू 6 सॉल्व किया तो 8/3। कुछ बच्चे इसको क्या कर देते हैं, सीधे 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे।
अगर एसडी होता तो कर सकते हो, वेरियांस के केस में ध्यान रखना चेंज ऑफ स्केल को भी स्क्वायर्ड करना मत भूलना। 68 अच्छा सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, तो 11 12 13 14 से 20 तक का, अरे सर 11 से लेके 20 तक की सारी वैल्यू में से 10 10 10 10 माइनस करो तो क्या बच जाएगा, 1 से लेके 10 तक, और सब में 10 10 माइनस करना मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन, और चेंज ऑफ ओरिजिन का तो कोई इंपैक्ट होता ही नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से लेके 10 तक का है वही स्टैंडर्ड डेविएशन 11 से लेके 20 तक का है, सेम सिग्मा। 69 में हमको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है, जनरली तो डिस्क्रीट डेटा पर ही होता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेटा पर पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता है सर, जब आपको एसडी निकालना होता है तो मीन चाहिए, तो मैंने सारे ऑब्जर्वेशंस जो गिवन है मेरे क्लास इंटरवल उनके मिड पॉइंट निकाल दिए, और उसके बाद सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन वाले फॉर्मूले से मीन आ गया 22। फिर मैंने फॉर्मूला याद किया शॉर्टकट वाला एसडी का, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसीज ली, मिड पॉइंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5650। कैसे किया सर, देखो एफ एक्स स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर इंटू 1 मेमोरी प्लस, 15 का स्क्वायर इंटू 3 मेमोरी प्लस, 25 का स्क्वायर इंटू 4 मेमोरी प्लस, 35 का स्क्वायर इंटू 2 मेमोरी प्लस, सबको ऐड कर दिया 5650 अपॉन एन 10, 10 कैसे आया 1 3 4 और 2 का टोटल, माइनस मीन तो निकला हुआ है, सॉल्व कर दिया तो 9 आंसर आ रहा। तो टफ नहीं है कुछ भी, बस ये वाली ध्यान रखनी थी बात आपको कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल ग्रुप्ड वाला आ जाए तो एफ मल्टीप्लाई करके चलना है साथ में। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड आपको गिवन है, आपको मीन माइनस मीडियन का निकालना है, तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो अपॉन 3 हो जाएगा 23। ऑल द ऑब्जर्व सिंपल, ये भी सिंपल। हाँ 73 आपको पूछा था थर्ड क्वार्टाइल, भाई थर्ड क्वार्टाइल निकालना तो बहुत ईजी हमको आता है, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, डेटा का काउंट ले लो, काउंट के हिसाब से रैंक निकाल दो, n+1 इंटू pth टर्म, क्वार्टर 3 है इसलिए 3/4 हो जाएगा, तो 7.5 टर्म आंसर निकाला तो आ रहा है 37.5, पर ऑप्शन में दिया 36.25। तो भाई ये गलती है, ये हमने गलत नहीं किया, इसका आंसर 37.5 सही है, आपको ऑप्शन को चेंज करना है। फिर ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है कि आपको मीन दे दिया था 4500 स्टूडेंट का, बट बाद में पता चला कि ये दो गलत वैल्यूज हैं, उसकी जगह ये सही वैल्यूज हैं, तो क्या करो सिग्मा एक्स निकालो गलत वाला, उसमें से गलत वैल्यू को हटाओ और सही वैल्यू को ऐड करो। तो मैंने 45 इंटू 100 करके गलत वाला सिग्मा एक्स निकाला, उसमें से गलत वैल्यूज हटाई सही वैल्यू करी तो सही वाला सिग्मा एक्स आ गया, उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो 44.64, सिंपल है। ये सिंपल क्वेश्चन था सर, ऐसे आपने मॉड्यूल में किए हैं। एसडी एमडी क्यूडी का रेशियो होता है 15 12 10, इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन दिया है 10, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है, तो मैंने तीनों का मल्टीप्लाई का क्यूब रूट 10 कर दिया, तो 10 का क्यूब हो गया 1000, सॉल्व कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई 0.5। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये अच्छा सवाल था। प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया जिसमें एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, जिसमें तीन चीज़ें x1 x2 x3, और हमको x1 की प्रोबेबिलिटी दी है 1/4, x3 की प्रोबेबिलिटी दी है 1/3, तो x2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब आपके फंक्शन में जितने भी रैंडम वेरिएबल्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल 1 होता है। अब इसमें से इसका और इसका प्रोबेबिलिटी दिया है और इसका निकालना है, तो क्या कर देंगे, तीनों का टोटल 1 मान के इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को 1 में से माइनस करेंगे तो सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो वही किया मैंने, 1 में से 1/4 1/3 हटाया तो 5/12 जो है मेरा सेकंड वाले रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है। 80th क्वेश्चन में सर ये वो है ना ट्रूथ एंड डेयर वाला, ट्रूथ एंड लाई वाला जो एक क्वेश्चन था बिल्कुल उसी के जैसा है। तो एक ने सही बोला दूसरे ने झूठ, तो 0.6 इंटू 0.1, पहले वाले ने सही बोला तो दूसरे वाले ने झूठ, कॉन्ट्राडिक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.42। ये आपका कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, 3 जगह इंटरव्यू दे रहा है, एक जगह प्रोबेबिलिटी 1/3, एक जगह 1/4, एक 1/2। एक तरीका तो पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दो A यूनियन B यूनियन C का, और दूसरा फॉर्मूला कि सर 1 में से तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, ये अपन ने काफ़ी किया हुआ भाई, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 82 आपका प्लेइंग कार्ड है, जिसमें से पहले कार्ड को निकालते हो आप चाहते हो किंग निकले और दूसरा भी किंग निकले, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं है, तो पहले में से किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/52, फिर एक किंग निकल चुका है, टोटल कार्ड भी 51 हो गए, तो अब 3 किंग उसके अंदर हैं, तो 3/51 सॉल्व किया तो 1/221 शॉर्ट में आंसर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग द टारगेट इज 1/4, अगर वो फायर करता है 7 बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एटलीस्ट ट्विस। तो देखो भाई 7 ट्रायल है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 3/4, बाइनोमियल वाला डेटा हो गया, और एटलीस्ट 2 बोल रहा है, मतलब 2 या उससे ज़्यादा, मतलब 1 में से 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी हटा दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर ये डेटा हमारे पास बन रहा था, पर ये क्वेश्चन ना इस फॉर्मेट में दे रहा था आंसर, तो मैंने भी देख लिया क्या 3/4 का पावर 6 कॉमन निकल सकता है, हाँ अंदर जो बचेगा वो हो जाएगा 10/4, तो 5/2 इस फॉर्मेट में। सर अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है,
आप फाइनली इसका डेसिमल में आंसर निकालो और चारों ऑप्शन के डेसिमल में वैल्यू निकाल के देख लो जो ऑप्शन मैच कर जाए, ज़रूरी नहीं उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना। ये भाई तुम्हारा पॉइजन का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। लीप ईयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे ट्यूसडे, भाई नॉन लीप ईयर तो एक ही एक्स्ट्रा डे आएगा, तो वो एक में से कोई भी दिन हो सकता है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। तो ट्यूसडे, संडे और थर्सडे सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/7, 1/7, 1/7, दैट इज 3/7। 86 में कह रहा है मीन आपको गिवन है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4, और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। आप सबको पता होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू जो है हमेशा वो वेरियांस से बड़ा होता है। अब वेरियांस कितना आ जाएगा? 16। सर फिर तो गड़बड़ हो गई ना, यहाँ मीन आपका 10 है और वेरियांस 16 है, तो वो तो छोटा आ रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं बाइनोमियल में, तो इनवैलिड हो गया डेटा हमारा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार किया हुआ है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 88, हाँ, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और आपसे मोड पूछ रहा है। देखो भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं, और क्वार्टाइल्स की मदद से हम एवरेज निकाल के मीडियन निकाल सकते हैं, तो जो मीडियन आए वही हमारा मोड हो जाएगा। ऑड्स इन फेवर हमको दिया हुआ है 3:1, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी 3/4, लेकिन वो कह रहा है 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स अगर हम कर रहे हैं तो नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब तीनों बार तुम्हारा ए ना आए, तो 1/4, 1/4, 1/4 इंडिपेंडेंट ट्रायल है, इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1/4 ना आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 3 ट्रायल दिया हुआ है, एक बार नहीं 3 ट्रायल, इसलिए 1/4, 1/4, 1/4। अच्छा सवाल है। 91 इजी क्वेश्चन था। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन हमने किए हैं कि एक इक्वेशन से रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x आ जाता है, कोरिलेशन गिवन होता है, तो आप वो जो कोरिलेशन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले में डेटा डालोगे तो दूसरा वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल जाएगा, या ऑप्शन से भी कर सकते हो। 92 तो बिल्कुल मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है। 93 भी किया हुआ है कि अगर x और y में से अगर आपने सिर्फ y को नेगेटिव कर दिया तो कोरिलेशन का साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और उसके बाद हमारे पास दिया है सर, ये अच्छा सवाल है 94, फॉर अ पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 1.4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, देन द वेरिएंस ऑफ द y इज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पॉजिटिव एंड परफेक्ट बोला मतलब r की वैल्यू तो 1 पता चल गई, पर वो कह रहा है कोई एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1.4 है, कौन सा है नहीं बता रहा, तो मैंने पहले ये मान लिया कि मान लेता हूं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y 1.4 है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, r बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, तो मैंने लिख दिया बी एक्स वाई 1.4, आर मतलब 1, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अब सिग्मा एक्स मुझे पता था, सिग्मा वाई मैंने निकाला 1.42587, तो वेरिएंस ऑफ वाई आर 2.04। 2.04 ऑप्शन में नहीं था, मुझे लगा मैंने गलती की होगी, मैंने फिर से इस वाले रिग्रेशन कोफिशिएंट को 1.4 की जगह रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स को 1.4 मान के फिर यहां पर रख दिया 1.4, आर एस डी ऑफ वाई ऊपर एस डी ऑफ एक्स नीचे, इस हिसाब से एस डी ऑफ वाई निकाला तो 2.8 आ रहा है और उसका वेरिएंस 7.84। अब मैंने बोला ना तो 7.84 ऑप्शन में ना तो 2.04 ऑप्शन में, मतलब जरूर क्वेश्चंस के अंदर कुछ गलती है ऑप्शन में, फिर भी क्योंकि 2.04 नियरेस्ट दिख रहा है तो 2.37 को टिक कर दिया। बट अगेन मैं बोलूंगा देयर इज सम एरर इन द क्वेश्चन, या तो कोई डेटा गलत है या तो ऑप्शंस गलत है, क्योंकि हमारा आंसर 2.04 या 7.84 में से एक आएगा। मैं नहीं बोल रहा दोनों में से कौन सा सही है, पर दोनों में से एक चीज ऑप्शन में होनी चाहिए थी। 95, एन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन दिया 1/√3 और c की वैल्यू 6 है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, तो 2c माइनस एम अपॉन एम रूट फॉर्मूले में डाल दिया, सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल दी, पर वो हमसे n पूछ रहा है, n m नहीं पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए टोटल जितने पेयर होते हैं उसमें एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दो तो m आता है, तो m अगर 9 है तो n हो गया 10, पर 10 ऑप्शन में है, टिक भी कर दिया मैंने, पीछे आंसर की में 11 दिया है, मत कंफ्यूज हो, 10 इज द करेक्ट आंसर, आप बिल्कुल सही हो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 100 से 200 हो रहा है और वर्कर की सैलरी 300 से 500 हो रही है, तो बताइए रियल वेज क्या है। हालांकि क्वेश्चन ने नहीं बताया कौन से ईयर की रियल वेज, तो मैंने क्या किया, दोनों के इंडेक्स लिखे, दोनों की वेज लिखी और दोनों की रियल वैल्यू निकाल दी। रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो गिवन वैल्यू है उसको इंडेक्स से डिवाइड करके इंटू 100, तो ये तो ऑलरेडी 100 पर है तो 300 ही रहेगा, और ये 500 पर है तो 250 आ गया। अब 250 ऑप्शन में है तो मैं समझ गया कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि जो ऑलरेडी रियल में उसकी रियल वैल्यू थोड़ी पूछेगा, जो किसी और ईयर में बैठा हुआ है 500 उसकी रियल वैल्यू पूछेगा ना, तो 250 आंसर आना चाहिए। मैंने 250 टिक कर दिया जो कि बिल्कुल सही आंसर है, पर पता नहीं क्यों 96 का आंसर सी दिया हुआ जो कि कभी नहीं आ सकता, तो 600 बिल्कुल गलत ऑप्शन है, कंफ्यूज मत होना। 97 सिंपल एग्रीगेट का क्वेश्चन है, सिंपल है। हाँ 98 में अपन याद है अपन लोग शिफ्टिंग ऑफ द बेस पढ़ते हैं, अभी बेस है 2015, क्वेश्चन कह रहा है कि हम बेस को शिफ्ट करना चाहते हैं 2019 में, तो 2019 में अगर हम बेस शिफ्ट कर देंगे तो 2019 की जो 120 वाली वैल्यू है वो 100 बन जाएगी, तो बताइए 2022 की नई वैल्यू क्या आएगी, प्रोपोर्शनेटली चेंज कर दो।
अगर 150 की वैल्यू थी जब बेस 120 का था, 150 की वैल्यू थी जब बेस 120 का था, तो अगर वही चीज़ अगर 100 हो जाए तो वैल्यू 125 हो जाएगी। तो ये तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो और फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं भाई, यूनिटरी बेस वाली तरीके से भी कर सकते हो। 99 बेसिक क्वेश्चन था। 100 वाला क्वेश्चन हमने बढ़िया फॉर्मूले से सॉल्व किया। पाशे का फॉर्मूला सबको पता है, पी एन क्यू एन अपॉन पी जीरो क्यू एन। आपका आंसर आना चाहिए 58.66, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया, मतलब कोई ना कोई एरर इस क्वेश्चन के अंदर है। तो इसके साथ बच्चों मैंने ये वाला MTP कंप्लीट कर दिया है और इसकी PDF मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे MTP में, और मैं आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहता हूँ फॉर योर अपकमिंग पेपर। जय हिंद।